आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 11 पॉइंट्स पर जो कि नॉर्मली लोगों को पता होनी चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद। एंड ये वो पॉइंट्स हैं बेसिकली कि लोग इनमें गलती करते हैं एंड उस गलती की वजह से लोगों को हज़ारों या लाखों रुपए पेनल्टी भरनी होती है। सो आप वीडियो पूरा देखकर उन गलतियों से बच सकते हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप पेनल्टी से बच सकते हैं। आज का वीडियो बेसिकली बड़ा होगा, सो आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट करके वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इन 11 पॉइंट्स पर बात करूंगा, लाइक कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद करंट अकाउंट खुलवाना हो गया, सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट हो गया, सेल्स इनवॉइस जब आपको इशू करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है एंड इसकी कैसे एडजस्टमेंट होता है, परचेज या एक्सपेंसेस करते हैं तो उस टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ई वे बिल के रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करूँगा एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एंड उस पर पेनल्टी क्या है उस पर भी बात करेंगे। एंड 8th हमारा पॉइंट होगा, इन केस आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या सर्विस का बिजनेस है तो आप पर क्या स्पेशल प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे एंड आपको जो अपने रिकॉर्ड्स हैं वो कितने साल तक संभाल कर रखने हैं। 10th हमारा पॉइंट होगा कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं या पेमेंट आपको रिसीव होती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एंड 11th हमारा पॉइंट होगा, इन केस आपको लोन की ज़रूरत होती है, लाइक लोन लेना हो गया या आप किसी को लोन देते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी बेसिकली कितने टाइप का होता है। जब आप अपनी सेल का इनवॉइस रेज करेंगे तो उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएसटी का जो पेमेंट की लायबिलिटी होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हम जीएसटी बिल में लिखते हैं उसके बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सेल का ट्रांजैक्शन करते हो या परचेज़ का, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट सपोज आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। एंड अभी मैं बात कर रहा हूँ विद इन सेम स्टेट वाला। एंड दूसरा पॉइंट होगा आपका आउटसाइड स्टेट वाला। तो अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके साथ बेसिकली 2 टाइप के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। पहला टाइप होगा कि आपका जो कस्टमर है वो भी बेसिकली यूपी में ही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि आपका कस्टमर यूपी में है तो इसको सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस केस में लेट सपोज आपका जीएसटी का जिस आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। इस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपकी बिल वैल्यू होगी, ठीक है, लेट सपोज 1 लाख रुपए बिल की वैल्यू है, तो आप उसमें जो जीएसटी ऐड करेंगे ऐसे करेंगे CGST SGST और 18% को 2 जगह डिवाइड कर लेंगे, मतलब 9% और 9%। इट मीन्स आप लिखेंगे 9,000 मेरा CGST, 9,000 IGST। इट मीन्स टोटल उसको सिर्फ 18% मतलब 18,000 ही देना पड़ा, ठीक है। जैसे एक फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको करनी है, बट मेक श्योर अगर आपका क्लाइंट विद इन आपकी स्टेट है, जो भी आपका कस्टमर है सेम स्टेट में है, तो आपको 2 जगह बाइफिकेट करना है, CGST SGST। एंड सेकंड सिचुएशन आपके हिसाब से ये हो सकती है, मे बी पॉसिबल आपका जो क्लाइंट है वो दिल्ली में हो या फिर वो दूसरी किसी स्टेट में, मतलब स्टेट चेंज हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो सेम एग्जांपल को अभी मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जब कस्टमर चेंज हुआ है तो इस केस में आप जो बिलिंग करेंगे, जो भी आइटम है उसकी वैल्यू लिखेंगे 1 लाख, ठीक है, प्लस करेंगे IGST सीधा 18% लगा देंगे, ठीक है। 9 करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो बिल वैल्यू बनेगी वो 1,18,000 बनेगी। तो इट मीन्स आप देखेंगे टोटल वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसा अगर सेम स्टेट होता है तो आपको जीएसटी डिवाइड करके लिखना होता है, अदरवाइज इनवॉइस वैल्यू दोनों केसेस में सेम ही आ रही है। एंड देखिए, इन केस गलती से आपने यहाँ IGST लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल आपको जीएसटी दोबारा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपने CGST SGST कर दिया गलती से तो मे बी पॉसिबल आपको जेब से GST भरना पड़े, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लाइंट को देखना है कि वो आपकी स्टेट में ही रजिस्टर्ड है। अगर बाहर रजिस्टर्ड है तो IGST लगेगा, अगर आपकी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो CGST SGST लगेगा, ठीक है। जो भी रेट होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे CGST SGST में। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
इन केस आपका कोई डाउट रहता है इसमें इनवॉइस रेज करते टाइम पे, सो मेक श्योर आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके उस डाउट को क्लियर कर लें। यहाँ बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि जीएसटी कैसे काम करता है, या आप बोल सकते हैं कि जीएसटी की जो पेमेंट की लायबिलिटी आपकी आएगी वो कब आएगी, कैसे वो डिसाइड होती है, राइट। सो कोई भी बिजनेस होता है, लेट सपोज अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले परचेज़ करते हैं तब सेल करते हैं, ठीक है। इनकेस आपका सर्विस का बिजनेस है तो आप सीधा सर्विस का इनवॉइस रेज कर देंगे, ठीक है। बट बेसिक जो कैलकुलेशन होगी वो इसी तरीके से होती है। तो लेट सपोज आप गुड्स के बिजनेस में आपने क्या किया, कोई आइटम परचेज़ किया 1 लाख का, एंड उस पर जीएसटी लेट सपोज 18% थी, 18,000 जीएसटी होगी, तो टोटल बिल की वैल्यू बनी 1,18,000, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल एक आइटम हो या एक से ज़्यादा आइटम हो, डजन मैटर, सिर्फ मैटर क्या करता है, वैल्यूज़, जीएसटी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 1,18,000 उनको आप पे करके आ गए, ठीक है। एंड आपने क्या किया, सेम मटेरियल को सेल कर दिया प्रॉफिट ऐड करके, 1,10,000 में आपने सेल किया, एंड 18% आप अगेन जीएसटी अपने क्लाइंट से लेंगे, तो 1,10,000 का 18% ये हो गया 19,800। तो आपकी जो बिलिंग वैल्यू बनी इस बार जो आप अपने कस्टमर को रेज कर रहे हो 1,29,800, ठीक है। तो अब देखिए इस केसेस में हम जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जीएसटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेट सपोज जो जीएसटी आपकी सेल पे था, गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आप सेल करोगे तब तक मुझे जीएसटी की पेमेंट करोगे, एंड जब तक सेल नहीं होता इट मीन गवर्नमेंट को कोई जीएसटी की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज आपका किसी महीने सेल हो गया तो गवर्नमेंट बोलेगी लाओ जी जो सेल पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया है मुझे दे दो। तो आपको क्या करना है, जो सेल पे जीएसटी आपने कलेक्ट किया है वो अमाउंट लिखना है, माइनस करना है जो आपने परचेज़ किया था या कोई एक्सपेंस किए थे उस पर अगर आपने कोई जीएसटी पेमेंट किया है तो उसको गवर्नमेंट बोलती है आप माइनस कर लो, एंड जो नेट अमाउंट बना वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे बाई कैश, ठीक है। बाई कैश मतलब बैंक के थ्रू ऑनलाइन आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो इट मीन्स आपको सिर्फ 1,900 देना पड़ा, एंड जो आपने परचेज पे जीएसटी पे किया था वो आपको यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी हैं जब ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो बेसिकली बहुत कंडीशनल है, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट बेसिक कैलकुलेशन ऐसी होती है। लेट सपोज इनकेस आप सर्विस के बिजनेस में हो, आपका कोई परचेज है ही नहीं, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, आपने जस्ट सेल का इनवॉइस रेज किया, तो उस केस में माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आपको फिर टोटल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा 19,800, ठीक है। तो जीएसटी की लायबिलिटी ऐसी कैलकुलेट होती है, जीएसटी ऑन सेल माइनस अगर कोई एक्सपेंस या परचेज पे जीएसटी पे किया है वो माइनस कर लेंगे, बैलेंस अमाउंट को आपको पे करना है। एंड देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी आप ये परचेज माइनस कर लें जीएसटी, मेक श्योर परचेज के बिल पे आपने अपना जीएसटी नंबर सही लिखवाया है, एंड उस बंदे ने आपकी रिटर्न टाइम से फाइल कर दी है। इनकेस आपका जीएसटी नंबर गलत है या जिससे आपने परचेज किया उसने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की तो भी आपको इसका एडजस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपको फिर टोटल अमाउंट पे करनी होगी। एंड इस चीज़ को मैंने आगे वीडियो में भी बताया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो आपका होता है करंट अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। एंड इसके लिए ये गवर्नमेंट का रूल है, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया आपको विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना करंट अकाउंट मैंडेटरी ओपन कराना ही कराना है। एंड जैसे ही आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा आप उसका एक कैंसिल चेक, उस अकाउंट का कैंसिल चेक या लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट उसको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। इन केस आप विदिन 45 डेज अपना अकाउंट ऑनलाइन अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट हो सकता है। एंड अकाउंट डिटेल अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भी भेजती है ईमेल पर, ठीक है, रिमाइंडर फॉर सबमिटिंग दी बैंक डिटेल, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन होता है 45 डेज़ के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना है एंड फिर उसकी डिटेल ऑनलाइन अपलोड करनी है। सो मेक श्योर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं टाइम से। देखिए करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट। बेसिकली जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो सेल्स इनवॉइस रेज करना है उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट इन द सेंस कि कोई स्पेसिफिक मतलब आपको फॉर्मेट नहीं दिया है, बट गवर्नमेंट ने कंटेंट डिफाइन किया है कि आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा इनवॉइस में उसमें ये सारे कंटेंट होने चाहिए। लाइक कि आपका नेम, एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, जिसको आप सेल कर रहे हो उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस, नेम,
एंड आपका इनवॉइस नंबर, डेट हो गया, गुड्स या सर्विस की डिस्क्रिप्शन हो गया, टैक्स हो गया। तो उस टाइप के जो भी जनरल पॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि ये मस्ट है आपके इनवॉइस पर मेंशन होना। एंड जो भी एप्लीकेबल होगा उस फील्ड को आप भरेंगे, अदरवाइज सारे ब्लैंक रहेंगे। तो ये स्पेशली पॉइंट्स हैं सारे, आप इसको डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो ज़ोहो इनवॉइस ऐप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टार्टअप के लिए फ्री भी है। इनकेस आप सिंगल यूज़र हैं तो आप अप टू 1000 इनवॉइस फ्री बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके अलावा भी दूसरे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं लाइक क्लियर टैक्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो भी इसमें मैंडेटरी फील्ड हैं वो आपके इनवॉइस में आ रहे हैं, राइट। एंड जो भी आपका फाइनल इनवॉइस होगा वो फॉर्मेट आप हमसे भी चेक करा सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं उस टाइम पे आपको किन किन बातों पर स्पेशल अटेंशन देना है, राइट। देखिए, सबसे पहला नंबर हो गया इनवॉइस नंबर का। नॉर्मली क्या करते हैं, क्लाइंट का जो इनवॉइस का सीरियल नंबर होता है वो बहुत गलत होता है। देखिए, जीएसटी लॉ में ये भी डिफाइंड है कि इनवॉइस नंबर आप क्या रखेंगे, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं आपको एक जनरल बताऊं तो लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की मैं बात करूं तो आप अपना इनवॉइस सीरीज़ नंबर रख सकते हैं 2022-23/001। सेम वे में ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसी को 1 2 3 4 ऐसे इसी टाइप से ये आपका चलता रहेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट इनवॉइस सीरियल नंबर, ठीक है। एंड जो लोग जस्ट ऐसा रखते हैं 001, 002, 003, तो उसमें ये इशू आता है। लेट सपोज 001 इनवॉइस लास्ट ईयर का आपका रह गया अपलोड होने से, एंड उसको आप नेक्स्ट ईयर अपलोड करोगे। नेक्स्ट ईयर ये इशू आता है कि आपका 001 तो ये लास्ट ईयर का हो गया, एंड 001 आपका जो करंट ईयर नेक्स्ट ईयर आप अपलोड कर रहे हैं उस करंट ईयर का भी 001 इनवॉइस नंबर होगा। तो आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, 2 बार ये इनवॉइस सीरियल नंबर नहीं जाएगा। बट अगर आपके इनवॉइस सीरियल नंबर में ईयर भी होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इन केस इसके रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इनवॉइस सीरियल नंबर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लाइंट का नाम, एड्रेस विद पिन कोड आपको लिखना है, ठीक है। तो क्लाइंट का नाम आप बिल्कुल क्लियरली लिखिए, एड्रेस जो होगा वो डिटेल होगा विद पिन कोड, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आपके क्लाइंट का जीएसटी नंबर होता है मेक श्योर वो आपने सही लिखा है, राइट। क्योंकि जो भी हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं वो आपके इनवॉइस से हम जीएसटी नंबर को उठाएंगे। हो सकता है जीएसटी नंबर इनकेस आपने गलत किया है कि तो आपके क्लाइंट को जीएसटी का इनपुट नहीं मिल पाए। सो मेक श्योर जीएसटी नंबर ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट HSN कोड एंड जीएसटी का रेट। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मीन्स गुड्स सेल करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो भी गुड्स होती है आपकी, ठीक है, उसको एक कोड दिया हुआ है, स्पेसिफिक कोड। तो उस कोड को भी लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बोतल हो गई, ठीक है, वायर हो गया, या कोई भी गुड्स है, गवर्नमेंट ने उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है जिसको HSN कोड बोलते हैं। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने जो भी आपका गुड्स रहता है उसके HSN कोड अपने कंसल्टेंट की हेल्प से फाइनलाइज कर लीजिए कि मैं ये गुड्स में डील करता हूँ, इनके HSN कोड क्या हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप इनवॉइस रेज करते हैं HSN कोड सही लिखा है, एंड उस HSN कोड का मतलब आपके प्रोडक्ट पर जो जीएसटी का रेट लगेगा टैक्स का वो आपने सही लिखा है, ठीक है। सो ऐसा होता है जीएसटी में, किसी प्रोडक्ट पे आपको 5% देना होता है, किसी पे 12% जीएसटी देना होता है, किसी पे 18, किसी पे 28। सो मेक श्योर जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसका HSN कोड एंड उस पर जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट हो गया वो आपने अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर लिया है। नेक्स्ट होता है सर्विस सैक कोड। देखिए, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के केस में तो होता है HSN कोड, ये स्पेशली प्रोडक्ट के केस में होगा। बट क्या होता है, प्रोडक्ट से अलग हम सर्विस में भी डील करते हैं। तो इन केस आप सर्विस में डील करते हैं तो उसके कोड को सैक कोड बोलते हैं, ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो बेसिकली ये भी आप कंसल्टेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं। लाइक आप अगर आर्किटेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका सैक कोड अलग होगा, अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका सैक कोड अलग होगा, इन केस आप डॉक्टर हैं तो उसका सैक कोड अलग होगा, इन केस आप IT सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसका सैक कोड अलग होगा। सो मेक श्योर जो भी आप सर्विस में डील करते हैं उसका सैक कोड एंड उसके जीएसटी का जो रेट होगा टैक्स का अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिक क्वांटिटी कोड। इसको बेसिकली UQC कोड बोलते हैं, ठीक है, UQC। तो ये बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज आपने किसी को 100 मोबाइल दिए, ठीक है, तो आप इनवॉइस बनाएंगे 100 मोबाइल
ठीक है। 100 नंबर जो भी आपका रेट होगा, तो जो भी नंबर होगा मतलब क्वांटिटी का नंबर हो गया ना 100 मोबाइल, तो बेसिकली वो आपका क्वांटिटी कोड हो जाएगा UQC। इन केस आपने हो सकता है बॉक्सेस में भेजे हैं तो आप लिखेंगे कि 100 बॉक्सेस, ठीक है। तो उस हिसाब से एक पूरी लिस्ट बन जाएगी कि आपके केस में कौन कौन सा UQC कोड होता है, तो वो आप अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिग्नेचर ऑन इनवॉइस। देखिए सिग्नेचर बेसिकली जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसी पर्सन के इनवॉइस में सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लाइक आपने किसी रिलेटिव के नाम पे GST रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एंड साइन और कोई करता है, तो ऐसा होता है तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। एंड यहाँ जो मैंने पॉइंट डिस्कशन किए हैं बेसिकली ये वो पॉइंट हैं जिसमें क्लाइंट नॉर्मली गलती करते हैं एंड इन गलतियों की वजह से मे बी पॉसिबल उनको आगे पेनल्टी देनी पड़े, ठीक है। एंड देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ, कभी कभी ऐसा होता है आपसे इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये इशू तब आता है जब आप फिजिकल आपके पास बिल बुक होती है, तो उस केस में क्या होता है लाइक कुछ लिखते टाइम पे गड़बड़ हो गई तो पूरे इनवॉइस को फिर कैंसिल करना होता है। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन इनवॉइस, इन केस उसमें कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा बना सकते हो, ठीक है। बट मैनुअल इनवॉइस के केस में उसको कैंसिल ही करना होता है, तो इसमें GST रिटर्न में आपको उन इनवॉइस की भी डिटेल देनी होती है जो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई कैंसिल हो गया उस इनवॉइस को फेंकना है, उस इनवॉइस को भी आपको बिल बुक में लगा के रखना है एंड हमें बताना है कि ये इनवॉइस नंबर कैंसिल हो गया है। इन केस इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रेडिट नोट डेबिट नोट। देखिए अगर मैं सिंपल में आपको समझाऊँ, लेट सपोज आपने कोई सेल किया 1 लाख रुपए का इंक्लूडिंग GST, ठीक है। एंड आपको बाद में पता चला कि आपने जो इसमें रेट लिखा हुआ था वो कम था, ये बिल 1 लाख की जगह 1,10,000 का होना चाहिए था, ठीक है। एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बिल आपका 1 लाख का था बट आपको बाद में पता चला कि ये ओवर बिलिंग हो गया है, बिल एक्चुअल में 90,000 होना चाहिए था। इसमें कुछ मतलब क्वालिटी डिफेक्टिव है या फिर किसी भी रीज़न से इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख नहीं होकर कम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए इनवॉइस तो ऑलरेडी रेज हो चुका है एंड मे बी पॉसिबल ये ऑनलाइन इसका GST भी पे हो गया हो या नहीं भी हुआ हो, बट इनवॉइस ऑलरेडी रेज हो चुका है। तो उस केस में ये जो एडजस्टमेंट होती है लाइक आपको इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी है, इनवॉइस की वैल्यू कम करनी है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर इन केस आपको इनवॉइस की वैल्यू कम करनी है, इट मीन्स 10,000 से कम करनी है, तो 10,000 का आप क्या करेंगे क्रेडिट नोट बना के अपनी पार्टी को दे देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा 10,000 का जब आप क्रेडिट नोट बना देंगे तो रिटर्न में 1 लाख की सेल जाएगी एंड 10,000 का क्रेडिट नोट, तो उससे जो एडजस्ट होके तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 90,000। इट मीन्स आपको जो GST पे करना होगा नेट वैल्यू पे करना होगा जो कि 90,000 है, ठीक है। तो अगर इनवॉइस की वैल्यू कम हो रही है तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना है एंड इन केस इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी है तो कितने से, लेट सपोज इस एग्जाम्पल में हम 10,000 से बढ़ा रहे थे, तो इसको आप बेसिकली डेबिट नोट इशू करके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 10,000 का आप डेबिट नोट देंगे पार्टी को एंड उसके बेसिस पे इनवॉइस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 10,000 के लिए स्पेशल टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है, इन केस इनवॉइस की वैल्यू आपको डिक्रीज़ करनी है, कम करनी है, तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, ये वाला एग्जांपल हो गया। इन केस आपको अगर इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको फिर डेबिट नोट इशू करना है, इसका ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आई होप डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको समझ आया होगा। एंड देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी आपका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होता है वो बेसिकली जो भी सप्लायर होगा मतलब जो सेल कर रहा है सिर्फ उसी को राइट है कि वो ऑनलाइन अपडेट करेगा, ठीक है। आप एक एग्जांपल लीजिए, ये जो सेल कर रहा था मिस्टर ए कर रहा था एंड बायर जो था मिस्टर बी था, तो यहाँ पे कोई सा भी सीन हो गया, इनवॉइस को बढ़ाना है या घटाना है, तो इस चीज़ को बेसिकली जो इनवॉइस रेज कर रहा है मीन्स सप्लायर या सेलर आप बोल सकते हो, सिर्फ वही इसका एडजस्टमेंट कर सकता है, आपके पास राइट नहीं है। आप लेट सपोज कि इन्होंने 1 लाख का बिल दिया, आपके पास आया, ठीक है, आप बायर हैं, आपने देखा कि इनवॉइस गलत है, ये 90,000 का होना चाहिए था, इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो आप उसको बेसिकली रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे आप क्रेडिट नोट दीजिए, तो ये आपको क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। एंड उसको ऑनलाइन फाइल करेंगे तभी आपको ये 10,000 का जो एडजस्टमेंट है उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट होगा वो बेसिकली GST रिटर्न में भी आपका जो सप्लायर होगा सेलर है वो ही अपडेट करेगा, ठीक है। इनकेस उन्होंने रिटर्न में अपडेट नहीं किया है तो फिर आपको जो एडजस्टमेंट है उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो सप्लायर ही उसको
इशू करेगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट को, एंड जीएसटी की रिटर्न में भी वही फाइल करेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी कोई परचेज़ या फिर कोई एक्सपेंस करते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहला है कि लेट सपोज़ कोई भी आप परचेज़ या एक्सपेंस कर रहे हैं तो मेक श्योर उस पर जो आपका नाम और एड्रेस सही लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आपको अपनी कंपनी का ही नाम लिखवाना है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी नंबर। ठीक है, क्योंकि जीएसटी नंबर अगर सही होगा तो ही आपको बेसिकली जो जीएसटी आपने पे किया है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जीएसटी नंबर है। ठीक है, मेक श्योर जीएसटी नंबर ठीक है। एंड आपको कंफर्म करना है कि इन केस आपका जो इनवॉइस है उसकी वैल्यू 50,000 क्रॉस कर रही है, मतलब 50,000 से ज़्यादा अगर आपके बिल की वैल्यू है तो उस केस में आपको ई वे बिल भी निकलवाना होता है गुड्स का मूवमेंट के लिए। इन केस आपका सर्विस का इनवॉइस है तो वो कितने का भी हो उसमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। ई वे बिल के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में आगे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो मेक श्योर इन केस 50,000 से ज़्यादा बिल की वैल्यू है तो आपके साथ ई वे बिल भी होना चाहिए बिल के साथ। एंड जो भी आपकी बेसिकली परचेज या एक्सपेंस होंगे तो आपको कंफर्म करना है कि उस पर कोई टीडीएस काटना है नहीं काटना। सो इसके लिए बेसिकली आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि इस टाइप के मेरा एक्सपेंसेस या परचेज हैं, इस पर बेसिकली टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। एंड टीडीएस के बारे में जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, आप बेसिकली उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, पेमेंट की बात करूँ तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पेमेंट बैंक के थ्रू ही होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है। ठीक है, एंड जो भी आप पेमेंट करेंगे तो उसी बिल के पीछे उसकी डेट, कब पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, एंड पेमेंट का मोड क्या था। लाइक आपने बैंक से किया है, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड से किया है, आपने यूपीआई किया था, ठीक है, या फिर आपने किस बैंक से किया है, वो सारी डिटेल। तो इस डिटेल को लिखने से ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंस को ट्रैक करेंगे कि इसका पेमेंट कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो वो उसको आप लिंक कर पाएंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, बिकॉज 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो कैश मत यूज़ करिएगा। एंड मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि कैश को जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। इवन चाहे कोई 100 की भी पेमेंट है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो आई एडवाइस कि ऑनलाइन ही पेमेंट करिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ई वे बिल। देखिए, अगर मैं बात करूँ ई वे बिल क्या होता है, बेसिकली ई वे बिल एक पास है। पास किस चीज़ का है? गुड्स को मूवमेंट का, मूवमेंट ऑफ गुड्स। इट मीन्स ये हो गया जब भी कोई गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ठीक है, लेके जाएंगे, तो आपके पास पास होना चाहिए, गवर्नमेंट का पास, एंड उसको हम ई वे बिल बोलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ई वे बिल होना चाहिए। देखिए, अगर मैं मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करूँ बिजनेस में, तो बिजनेस में बेसिकली अगर आप सेल करते हैं तो आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई। मतलब अगर लेट सपोज आपने किसी को गुड्स सेल किया एंड वो आपको वापस आ रहा है, एंड इन केस आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से बेसिकली परचेज़ करते हैं, ठीक है, उस केस में भी आपको ई वे बिल निकालना है। देखिए, अगर मैं समराइज़ करूँ तो लेट सपोज एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उस गुड्स के साथ ई वे बिल होना मैंडेटरी है। इन केस गुड्स के साथ में ई वे बिल नहीं था तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगा सकती है। लेट सपोज आपने कोई 1 लाख का मटेरियल खरीदा एंड उस पर बेसिकली 10,000 जीएसटी थी, एंड ई वे बिल आपने नहीं निकाला तो इसकी वैल्यू बेसिकली 1,10,000 थी, तो गवर्नमेंट आपको 10,000 इंटू 2 मतलब 2 गुना मतलब 20,000 तक पेनल्टी लगा सकती है। सो मेक श्योर साथ में ई वे बिल हो, एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की फॉर्मेलिटी होती है। एंड ई वे बिल कब निकलेगा? ई वे बिल बेसिकली निकलेगा जब भी आपकी इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से क्रॉस होगी। ठीक है, 50,000 से कम का आप मटेरियल इधर से उधर ले जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड ई वे बिल बेसिकली जो आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले निकालना है। ऐसा नहीं आपने गुड्स लिया एंड आप लेके आ रहे हो, आपने सोचा मैं रास्ते में जनरेट कर लूँगा या गुड्स पहुंचने के बाद जनरेट कर लूँगा, तो वो अलाउड नहीं है। इन बिटवीन अगर आप चेकिंग होती है, लाइक आप गुड्स को ले जा रहे थे एंड ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया एंड उस टाइम पे आपके पास ई वे बिल नहीं था, तो आपको डेफिनेटली पेनल्टी लगनी है। एंड सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी लगती है बेसिकली ई वे बिल के रिगार्डिंग ही लगती है इन नॉर्मल केस। देखिए, ई वे बिल बेसिकली क्या होता है, जैसे आप किसी शॉप से कोई आइटम परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली जो सेलर होता है वो जस्ट अपने आप में बिल बनाता है, वो आपको दे देता है। तो इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन सिर्फ आप दोनों के बीच में ही है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता, मतलब डिपार्टमेंट को नहीं पता।
तो डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जस्ट फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट में बोला कि जो भी 50,000 से ऊपर का इन्वॉइस कोई काटेगा तो हमें ऑनलाइन पोर्टल पे हमें बताइए कि हाँ जी क्या आइटम सेल किया, कितने का सेल किया, किसने सेल किया, किसको सेल किया, उस टाइप की मतलब जो भी टैक्स इन्वॉइस में डिटेल होती है ऑलमोस्ट सारी डिटेल ऑनलाइन गवर्नमेंट को जाती है। और उसकी बेस पे गवर्नमेंट एक ई वे बिल, एक रिसीट दे देता है कि हाँ जी आपने हमें ये बता दिया डिटेल, तो आप अब इसको माल को ले जा सकते हैं, ठीक है, बट ई वे बिल के साथ। तो मेक श्योर जो भी आपका ई वे बिल होता है उसमें क्वांटिटी की डिटेल एंड जो भी दूसरी डिटेल होती हैं वो आपके टैक्स इन्वॉइस से मैच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं, टैक्स इन्वॉइस, ठीक है, एंड आपका एक्चुअल में जो गुड्स हैं, एक्चुअल गुड्स एंड ई वे बिल। तो मेक श्योर तीनों चीज़ आपस में मैच कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टैक्स इन्वॉइस में लेट सपोज लिखे हैं कि 100 मोबाइल हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ले जाएंगे, बट एक्चुअल में जब जाके देखा तो वहाँ पे हो सकता है 101 मोबाइल थे, तो एक मोबाइल एक्स्ट्रा था, तो उस टाइम पे पेनल्टी लग जाएगी। सो किसी भी एंगल से डिपार्टमेंट को पता लग गया कि कुछ भी डिफरेंस है तो आप पे पेनल्टी लगाएगा। पेनल्टी से बचना आपका काम है, सो मेक श्योर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद देखिए क्या होता है, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे आपका बिजनेस चले या नहीं चले, बट रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। इवन जीरो बिजनेस है तब भी आपको नील की रिटर्न, जीरो की रिटर्न फाइल करना होगा, अदरवाइज पेनल्टी लगती है। तो देखिए अगर मैं टाइप ऑफ रिटर्न की बात करूँ तो एज ऑन डेट बेसिकली GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 9, ये 3 टाइप की रिटर्न जाती है, ठीक है। GSTR 1 की बात करूँ, इसमें बेसिकली सेल्स के इन्वॉइस आपके ऑनलाइन अपलोड होते हैं कि आपने किस पार्टी को कितने का सेल किया, उस पर कितना टैक्स था, उस टाइप की डिटेल। एंड इसकी जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट का मतलब कि आपको लास्ट किस डेट तक अपलोड करना है तो आपको पेनल्टी नहीं लगे। इट मीन्स आप 11 तारीख तक ऑनलाइन ये डिटेल अपलोड कर देते हो तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और ये रिटर्न हर महीने जाती है, ठीक है, हर महीने। एंड इस केस आप लेट हो जाते हैं तो 200 पर डे की पेनल्टी लगती है। एंड नेक्स्ट हमारी रिटर्न होती है GSTR 3B। इसकी जो डेट है बेसिकली 20th ऑफ ईच मंथ है, हर महीने की 20 तारीख तक ये रिटर्न हमें बेसिकली देनी होती है। इन केस आपकी रिटर्न लेट हो जाती है, मतलब 20 के बाद आप फाइल करते हो, तो आपको 20 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी ऐड होती जाती है। इन केस आपका 10 दिन का डिले है तो आप पे मे बी पॉसिबल 200 रुपये पेनल्टी जाए या फिर 500। डिफरेंस क्या आता है, 20 रुपये बेसिकली पेनल्टी है जब आपकी नील की, ज़ीरो की रिटर्न हो, ठीक है। तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। इन केस रिटर्न में अगर कोई भी डाटा है, चाहे सेल का हो या परचेज़ का हो, इवन सिंगल इनवॉइस भी होगा, तो भी आपको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी लेट फाइलिंग पे, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी रिटर्न लेट नहीं होती है। एंड थर्ड हमारी रिटर्न होती है GSTR 9। बेसिकली ये एनुअल रिटर्न होती है। ये रिटर्न बेसिकली साल में एक बार फाइल होती है एंड इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड इसकी भी पेनल्टी है बेसिकली 200 पर डे, ठीक है। एंड ये वाली रिटर्न में बेसिकली सेल एंड परचेज का डेटा जाता है कंबाइंड। एंड देखिए ये जो बेसिकली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, बट हम क्लाइंट को मोस्ट ऑफ द केसेस एडवाइस करते हैं कि वो रिटर्न मंथली फाइल कराएं, सो दैट कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो वो हर महीने कंट्रोल में रहती है, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न के रिगार्डिंग देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि GST रिटर्न में सिर्फ उन्हीं सेल और परचेज की डिटेल जाती है जो GST वाले बिल हैं। लेट सपोज आप हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, तो इन केस आपने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो सेल तो आप 100% GST पर ही करेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शन नहीं है कि बिना GST के करना है या GST के करना है। इन केस GST रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर तो आपको सारी बिलिंग GST ही की करनी पड़ेगी सेल। बट परचेज पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी GST रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो या अनरजिस्टर्ड से करते हो, तो दोनों केस में वैलिड होता है। बट ट्राई कीजिए कि GST रजिस्टर्ड सप्लायर से ही आप परचेज़ करते हैं। एंड जो भी आपके GST के सेल एंड परचेज़ के बिल होंगे वो आप हमें 5 तारीख तक आपको हमें भेजना है, सो दैट हम टाइम से आपकी रिटर्न फाइल कर दें। इन केस आप लेट हो जाते हो, 5 तक नहीं भेज पाते, तो उसमें रिस्क होता है कि जो भी बेसिकली कैलकुलेशन होती है GST रिटर्न फाइल करने के लिए वो टाइम से नहीं हो पाए, तो उस केस में डिले हो सकता है। सो मेक श्योर आप टाइम से अपना डेटा भेज देते हैं सो दैट हम टाइम से रिटर्न फाइल कर पाएँ। यहाँ बेसिकली मैं बात करूँगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। इन केस आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस में डील करते हैं तो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है, राइट। देखिए एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 ऑप्शन दिए हुए हैं।
एक्सपोर्टर को। पहला ऑप्शन है कि जो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का, उसको बेसिकली जीएसटी के साथ एक्सपोर्ट करें एंड उसका जो जीएसटी होगा वो गवर्नमेंट को पे करें एंड बाद में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बाकी इन केस अगर कोई आप विद इन इंडिया कोई भी सेल करते हो तो उसका जीएसटी आपको रिफंड नहीं मिलता है, बट यहाँ जस्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपको जीएसटी का अमाउंट रिफंड दे देती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप एक्सपोर्ट जो करते हैं उस पर जीएसटी ही मत दीजिए, मीन्स एक्सपोर्ट विदाउट जीएसटी कीजिए एंड जब आप जीएसटी गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे तो उस केस में आपको रिफंड का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो इस केस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिना जीएसटी के, ठीक है। देखिए यहाँ इस टाइप का ऑप्शन चूज़ करने में तो आपको कोई इशू नहीं है, बट इन केस आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं विदाउट जीएसटी पेमेंट तो उस केस में आपको बेसिकली जीएसटी एलयूटी लेना मैंडेटरी है। ये बेसिकली जीएसटी एलयूटी ऑनलाइन होता है एंड ये हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग आपको लेना होता है। ये बेसिकली परमिशन होती है जिसमें आप डिपार्टमेंट को बोलते हो कि हाँ जी हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट जीएसटी। ये जस्ट आप बोल सकते हो इंटीमेशन टाइप है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट के केस में स्पेशली आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होगा तभी आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर पाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी एलयूटी प्लस आईसी कोड ये दोनों आपके पास होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जैसे आप यहाँ पे बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या गुड्स करते हैं विदाउट जीएसटी, तो बट आप जब इंडिया में हैं तो इंडिया में मे बी पॉसिबल आप एक्सपेंसेस करते हो या कुछ परचेज करते हो जिस पे आप जीएसटी पे करके आ रहे हैं, राइट। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि जो जीएसटी आप परचेज एक्सपेंसेस में पे कर रहे हैं एंड आप एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो आपको परचेज पे जो जीएसटी या एक्सपेंस पे जीएसटी पे किया है वो उसका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक और बेनिफिट है। एंड एक्सपोर्ट के केस में बेसिकली आपको ये कंडीशंस का भी ख्याल रखना है, राइट। जो भी आपकी गुड्स या सर्विसेज होती है वो आउट ऑफ इंडिया ही डिलीवर होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, जो भी आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है, पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही मिलना चाहिए। लेट सपोज आप इंडिया में हैं, ठीक है, एंड आपके क्लाइंट यूएसए में आप इनको एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, एंड इसके अगेंस्ट जो आपको पेमेंट मंगाना होता है बेसिकली ये फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। फॉरेन करेंसी मीन्स अदर देन इंडियन रुपीज़। एंड जब ये फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है तो इंडिया में जो आपके बैंक होते हैं पहले ये उनके पास आता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आता फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट। तो क्या होता है, पहले आपके बैंक के पास आता है एंड बैंक उसको कन्वर्ट करता है आईएनआर में, जिसकी वो कुछ फीस भी चार्ज करता है बहुत नॉमिनल, एंड फिर वो आईएनआर में कन्वर्ट करके आपके बैंक में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आया उसके बाद आईएनआर में कन्वर्ट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेक श्योर कि आपके क्लाइंट आपको फॉरेन करेंसी में ही पे कर रहे हैं। एंड इस चीज़ का पता आप अपने बैंक को कॉल करके कर सकते हो। आप बैंक से पूछ सकते हो कि ये जो पेमेंट आया है आउट ऑफ इंडिया से ये फॉरेन करेंसी में आया है या आईएनआर में, ठीक है। इनकेस फॉरेन करेंसी में पेमेंट आया है तभी आपको ये सब बेनिफिट मिल पाएगा, लाइक आप जो जीएसटी पे करते हैं एक्सपोर्ट में वो आपको रिफंड मिल पाएगा, या आप जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे विदाउट जीएसटी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लेट सपोज गलती से कोई पेमेंट आईएनआर में ही क्लाइंट ने कर दिया तो इन दैट केस आपको फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई आपका डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए कभी कभी ये भी बेसिकली क्लाइंट की क्वेरी आती है कि लाइक जो भी हमारी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस या दूसरे रिकॉर्ड हैं उनको कितने टाइम तक हमें अपने पास संभाल के रखना है, राइट। सो डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइमिंग है, बट मैं एडवाइस करूँगा कि अप टू 10 ईयर एटलीस्ट आपको हर साल के डॉक्यूमेंट अपने रिकॉर्ड में रखने चाहिए। एंड देखिए रिकॉर्ड में रखने का मेन पर्पज़ ये होता है कि गवर्नमेंट को बेसिकली पावर होती है कि वो कभी भी आपको नोटिस भेज सकते हैं, एंड जनरली ये टाइम लिमिट 10 ईयर्स होती है। तो इन केस कोई नोटिस आता है एंड आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे तब आप पर पेनल्टी लग सकती है। इन केस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप कल को गवर्नमेंट के नोटिस का रिप्लाई भी कर सकते हो एंड जो भी आपका बिजनेस है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है बेसिकली जो भी आप पेमेंट रिसीव करते हो या पेमेंट आगे किसी पार्टी को करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बेसिकली स्पेशली मैं प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ। प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है, उनके 2 अकाउंट होते हैं क्योंकि पैन नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। करंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट में सेम पैन नंबर होता है तो उनके पास 2 बैंक अकाउंट होते हैं सेम पैन पर, सेविंग बैंक एंड करंट बैंक, ठीक है। सेविंग बैंक का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, एंड जो करंट बैंक अकाउंट का पर्पज़ होता है वो होता है प्योर बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो भी सारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके वो सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही करते हैं,
जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस या इनकम होंगे सिर्फ करंट अकाउंट में डील करते हैं। इन केस लेट सपोज कभी आपके करंट अकाउंट में पैसा नहीं है एंड आपको ज़रूरत होती है कि बिज़नेस को कोई एक्सपेंस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट इन द सेंस ट्रांसफ़र करेंगे एंड उससे फिर आप बिज़नेस के एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से कंपनी में लोन हो जाएगा। बट मेक श्योर आप अपने अकाउंट में, चाहे वो सेविंग हो या करंट हो, कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं। सिर्फ वही कैश डिपॉजिट कर सकते हो जो आपकी एक्चुअल में सेल है, कैश सेल हुई है एंड उस पर आप प्रॉपर जीएसटी पे कर रहे हो, राइट। सो बेसिकली आपको कैश डिपॉजिट अवॉइड करना है। इन केस कोई सिचुएशन आती है कि कैश डिपॉजिट करना है तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। एंड देखिए क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा है क्लाइंट लाइक किसी से यूपीआई ले लिया, किसी से कुछ अमाउंट ले लिया, तो वो सभी अपनी या तो सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं या करंट अकाउंट में, दोनों में मिक्स कर लेते हैं। तो उसमें देखिए कल को कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, तो वो बेसिकली अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो भी आपकी अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो इनकम मान ली जाती है, फिर उस पर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो मैं ये भी आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी आपका बेसिकली पेमेंट होता है बैंक के थ्रू या आपका रिसीट होता है, तो उसमें पर्पस ज़रूर लिख लें कि ये पेमेंट क्यों आया है या आपने क्यों किया है, एंड उसमें पार्टी का नाम भी कि किस पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके लिए आप महीने में एक बार सारी ये वर्किंग कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट की, या इनकेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। देखिए लास्टली मैं डिस्कस करूँगा लोन ट्रांजैक्शन पे। नॉर्मली क्या होता है, मतलब सभी के साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उनको लोन मे बी लेना पड़ जाए या लोन किसी को देना पड़ जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी लोन आप ले रहे हैं या देना कर रहे हैं वो लिमिटेड पर्सन से ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली जो आपके रिलेटिव होते हैं वो कवर्ड है, आपके फ्रेंड सर्कल। तो बेसिकली अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं तो उनके साथ ही आपको लोन की ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। एंड किसी से भी आप लोन का ट्रांजैक्शन करते हो तो मेक श्योर आप बैंक के थ्रू ही कर रहे हो। कैश में अगर लोन लोगे तो आप पे बेसिकली पेनल्टी लग जाती है इक्वल अमाउंट की। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए किसी से कैश लोन लिया, तो आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1 लाख की ही पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो कैश लोन को आपको अवॉइड करना है। आप सीधा उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में लीजिए या अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में वापस करना है, ठीक है। तो बैंक टू बैंक बेसिकली ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एंड जिससे भी आप लोन ले रहे हैं उसका कंप्लीट नेम, एड्रेस और उनका पैन नंबर ये आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, जिससे कि क्या हुआ, कल को कभी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा तो आप लोन को जस्टिफाई कर सको ये जो लोन लिया है किस बंदे से लिया है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंदी था, बट ये जो मैंने बेसिकली आपके साथ शेयर किया है ये 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं क्लाइंट करते हैं वो मैंने आपको बताई हैं, सो दैट आप इस टाइप की मिस्टेक्स अवॉइड कर सको एंड आप पेनल्टी से बच सको। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।